दोस्तों, आज हम आपको धान के 3 महत्वपूर्ण रोग के बारे में बताएंगे और उनकी कैसे हम फील्ड पर पहचान कर सकते हैं और कैसे हम उनकी रोकथाम कर सकते हैं ताकि हमको ज़्यादा हानि इन रोग से ना हो। तो यहाँ पर जो आप सामने देख रहे हैं ये धान का फॉल्स स्मट रोग है और इसमें पेनिकल पर गांठें दिखाई देती है येलो कलर की। तो सामान्य भाषा में इस रोग को हल्दी गांठ रोग भी कहते हैं। एक ग्रेन इससे इन्फेक्ट होता है। यह एक फंगस के द्वारा होने वाला रोग है। तो होता क्या है कि जब हम इस फसल को हार्वेस्ट करेंगे तो इस फसल को हार्वेस्ट करते समय जो ये स्पोर बॉल जो दिख रही है ये फंगस के द्वारा जिसके द्वारा होता है उसी के स्पोर की बॉल रूप में हमको ये दिखाई देता है। तो ये बॉल्स मिट्टी में गिर जाती है और अगले वर्ष इन्हीं बॉल्स के द्वारा जो इसमें स्पोर बनते हैं वो स्क्लेरोसिया और क्लेमाइडोस्पोर उन्हीं के द्वारा अगले वर्ष इन्फेक्शन होता है। तो जब रेन होती है और हाई ह्यूमिडिटी होती है तो ये इसके लिए फेवरेबल होती है इस फंगस के ये जर्मिनेशन के लिए। यदि हाई डोज ऑफ नाइट्रोजन हम यूज कर रहे हैं अपनी फील्ड में वे भी इस रोग के लिए फेवरेबल होती है। तो किसान भाइयों को करना क्या है इस रोग की रोकथाम के लिए कि बहुत सारी रेसिस्टेंट वैरायटी अब डेवलप है इस रोग की प्रतिरोधी वैरायटी। तो यदि फील्ड में इस तरह का इन्फेक्शन है इतनी % इंसिडेंस आपको दिखाई दे रही है तो हम रोग प्रतिरोधी वैरायटी का ही चयन करें। क्योंकि मिट्टी में इसके स्पोर्स पड़े रहते हैं तो वहाँ पर हम जहाँ पर इस फील्ड में इस रोग के सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो वहाँ पर हम धान की रोपाई से हमें बचना चाहिए अगले वर्ष। और हम क्रॉप रोटेशन के द्वारा 3 से 4 वर्ष का क्रॉप रोटेशन अपना सकते हैं। यदि हम हाई डोज ऑफ नाइट्रोजन ऐसे फील्ड में लगाते हैं तो इन्फेक्शन तेज़ी के साथ बढ़ता है। तो जो भी रिकमेंडेड डोज नाइट्रोजन की है वो स्प्लिट रूप में आपको देनी है। अलग अलग मात्रा उसकी 3 या 4 भागों में ही अप्लाई करें। यूरिया की जो भी नाइट्रोजन का सोर्स आप ले रहे हैं उसकी हमको स्प्लिट डोज में अप्लाई करना है। बुआई से पहले यदि आपको फील्ड में कुछ वीड्स प्लांट खड़े हुए हैं तो उन सभी को खरपतवारों को भी निकालना रिकमेंड है कि इस फंगस को सर्वाइव रख सकते हैं वे। यदि केमिकल का स्प्रे करने जाए तो केमिकल के स्प्रे करने के लिए आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ले सकते हैं जो कि 2 से हम 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से उसका सॉल्यूशन बनाते हैं। अथवा प्रोपिकोनाजोल भी इस रोग के लिए इफेक्टिव है जिसकी 1 ml मात्रा प्रति लीटर के हिसाब से हम फील्ड में लगा सकते हैं। तो जब एक तो टिलरिंग स्टेज में स्प्रे कर दें और एक फ्लावरिंग से पहले ही स्प्रे इसके लिए करेंगे तो इस रोग से काफ़ी हद तक छुटकारा पा सकते हैं। तो ये धान के महत्वपूर्ण रोग है। अब आपको धान का दूसरा महत्वपूर्ण रोग दिखाएंगे जिसके कारण काफ़ी हानि फील्ड में होती है। जो ये सामने आप देख रहे हो ये धान की 11-21 वैरायटी है PB 1121 और यहाँ पर ब्लास्ट डिजीज़ के सिम्टम्स इन पत्तियों पर हमको दिखाई दे रहे हैं। वेस्टर्न यूपी का ये सितंबर मंथ चल रहा है और मिड सितंबर में आप ब्लास्ट के सिम्टम्स ही हमको दिखाई दे रहे हैं। ब्लास्ट के सिम्टम्स देखेंगे तो हमको दिखाई देते हैं कि ये डार्क ब्राउन की इसकी मार्जिन होती है और ऐसी यानी राख के नुमा इसका सेंटर होता है। कई बार सिम्टम्स स्प्लेंडर शेप में रहते हैं, तकवे के आकार के दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पर यदि हम इसकी रोकथाम के लिए ना जाए तो ये काफ़ी मात्रा में पत्तियों पर भी इसके सिम्टम्स फैल जाते हैं। दूसरी स्टेज में जब नेक बन रही होती है, जब नेक बन चुकी होती है तो और पेनिकल स्टेज में पौधा रहता है तो वहाँ पर इसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं और फंगस नेक्स पर ग्रोथ कर ये एक फंगस से होने वाली बीमारी है जो कि पायरिकुलेरिया ओराइजी से होती है। और ये पायरिकुलेरिया नेक पर इन्फेक्ट करता है और वहीं से गर्दन क्योंकि उसके टिश्यू वहाँ से डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और वहीं से झुककर टूट जाते हैं। तो वहाँ पर काफ़ी लॉस हमको किसानों को यहाँ पर इस रोग के कारण होता है। यह फंगस भी देखा जाए तो राइस के सीड पर और इन्फेक्टेड जो प्लांट रेसिड्यू होते हैं उन्हीं पर सर्वाइव करता है, वहीं से ये इन्फेक्शन कोज करता है।
यदि इस रोग को देखा जाए तो ये इसके लिए जो फेवरेबल कंडीशन होती है, इसके लिए भी यदि क्लाउडी स्काई है, रेन हो रही है, हाई ह्यूमिडिटी है या हाई डोज ऑफ नाइट्रोजन अप्लाई की है, तो ये रोग तेज़ी के साथ बढ़ता है, काफ़ी हानि किसानों को पहुंचा देता है। कैसे हम इसकी रोकथाम करें, इस पर थोड़ा सा डिस्कशन हम कर लेते हैं। हमें रेसिस्टेंट वैरायटी का हम इसके लिए चयन कर सकते हैं। जो भी प्रभावित, जहाँ पर ज़्यादा इन्फेक्शन है जिन क्षेत्रों में, वहाँ पर रेसिस्टेंट वैरायटी लगाए। बुआई से पहले किसान यदि वीड्स जितने भी खरपतवार हैं उनको सभी को निकाल कर सभी को नष्ट कर दे। यदि हाई डोज हम नाइट्रोजन की अप्लाई करते हैं तो काफ़ी मात्रा में रोग बढ़ जाता है, तो हमको जो भी नाइट्रोजन आप अप्लाई कर रहे हैं रिकमेंडेड डोज है उसको थोड़ा करके यानी स्प्लिट डोज में हमको नाइट्रोजन अप्लाई करनी है। बुआई के समय जब हम जाते हैं तो बुआई के समय ही हम अपनी फसलों को जो सीड है वो सीड ट्रीटमेंट करके ही बोए, यानी इसके लिए हम कैप्टान फंजीसाइड जो कवकनाशी आती है उसकी 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम सीड के हिसाब से इस्तेमाल करके सीड ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। यदि केमिकल स्प्रे के लिए बात करें तो कार्बेंडाजिम कवकनाशी अथवा ट्राइसाइक्लोजोल कवकनाशी का हम इस रोग की रोकथाम के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमको 4 स्प्रे अपनी फील्ड में इन कवकनाशी के करने पड़ेंगे। पहला स्प्रे हम नर्सरी में ही स्प्रे कर दें। ये भी ध्यान रखना है कि जब हम ट्राइसाइक्लोजोल का स्प्रे करते हैं तो हमको 1 से 1.5 ग्राम मात्रा ही प्रति लीटर घोल उसका बनाए प्रति लीटर पानी के हिसाब से, और एक स्प्रे नर्सरी में, दूसरा स्प्रे फिर जब टिलरिंग स्टेज में पौधे आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग आ जाते हैं, और देन फिर जब पेनिकल उसमें बन रही होती है तीसरा स्प्रे तब करेंगे, और चौथा स्प्रे हम जब प्लांट अपनी फ्लावरिंग स्टेज में होगा तब हम चौथा स्प्रे कर दें। तो ऐसे यदि हम करते हैं तो इस रोग की रोकथाम हम कर सकते हैं और ब्लास्ट डिजीज से हम छुटकारा पा सकते हैं। अब किसान भाइयों, आपको धान का तीसरा महत्वपूर्ण रोग दिखाते हैं और हम दूसरे फील्ड में चलते हैं जहाँ पर धान की PB 1509 पूसा बासमती 1509 वैरायटी लगी हुई है, और उसमें धान का एक महत्वपूर्ण रोग आप देख सकते हैं, जिसको हम धान का बकैनी रोग कहते हैं, कई बार इसको हम फुट रोट रोग भी कहते हैं। और इस रोग के सिम्टम्स हमको फील्ड में दिखाई दे जाएंगे, और प्लांट जो होता है, इस इन्फेक्टेड प्लांट जो रोगग्रसित प्लांट होता है वो अपनी हाइट में बढ़ा हुआ कई इंच लंबाई तक वो नॉर्मल प्लांट से हाइट में बढ़ा हुआ दिखाई देता है। ये सामने एक पौधा यदि आप देखते हो कि हाइट में बढ़ गया है, और इसका जो लीफ देखते हैं हम, ये धीरे धीरे येलो हो रही है। तो ऐसे यदि प्लांट आपको दिखाई दे रहे हो तो ये बकैनी रोग के सिम्टम्स है। तो बकैनी रोग भी आज 1509 या फिर हम 1121 की बात करें तो काफ़ी हार्मफुल रोग हो रहा है। तो यहाँ पर लंबाई में बढ़कर प्लांट येलो हो जाता है, फिर वो धीरे धीरे ड्राई होने लगता है, और आप इन प्लांट को यदि नीचे से देखते हो तो फंगस की पूरी वाइट कलर की ग्रोथ आपको ऐसे इसके बेसल पोर्शन पर दिखाई देगी। सामने आप देख सकते हो कैसे पूरे फंगस ने इसको रोटिंग इसमें कर दी है, सड़न उत्पन्न कर देता है, और इसकी नोट्स पर भी रूट्स निकल आती है। तो ये पूरा जो फंगस है जिसके कारण ये होता है, जिसको हम फ्यूजेरियम मोल्निफॉर्मी या जिब्रेला कहते हैं, जिब्रेला फ्यूजिकाराई के कारण ये होता है। तो यहाँ पर ये रोटिंग जो हुई है वो इसी फंगस के कारण हुई है। तो काफ़ी मात्रा में ये रोग भी अब वेस्टर्न यूपी हो या अदर एरिया हो, काफ़ी मात्रा में ये डिजीज आप देख सकते हो। और पूरे बंच में जितने भी टिलर्स, जितने भी पौधे होते हैं उसमें ये पूरे के पूरे इन्फेक्टेड होते हैं, तो पूरा बंच ही इससे ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि यह रोग एक सीड बोर्न नेचर का है, यानी इसका जो फंगस है फ्यूजेरियम मोल्निफॉर्मी वो 2 प्रकार के कोनिडिया प्रोड्यूस करता है, और वे दोनों माइक्रोकोनिडिया कहते हैं एक को, दूसरे को मैक्रोकोनिडिया। जो माइक्रो एंड मैक्रोकोनिडिया है ये सीड की सरफेस पर लगे रहते हैं, सीड की सरफेस, वहीं से ये पौधे में अर्ली इन्फेक्शन कर देते हैं।
तो इन्फेक्शन जब होता है, यहाँ सामने देखो एक ऐसे प्लांट हाइट में आपको बड़े दिख रहे हैं, तो इन सभी में इन्फेक्शन हुआ है। तो यहाँ पर सीड बोर्न नेचर का फंगस है, यानी फंगस के स्पोर सीड पर लगे रहते हैं। तो हम कैसे रोकथाम करें रोग की, तो हमको कैसे रोकथाम करनी है कि हमको एक तो सीड ऐसे फील्ड से लेना है जिसमें पहले से डिजीज़ ना हो। यदि आप ऐसे फील्ड से सीड का चयन कर लेते हैं जहाँ पिछले साल भी ये डिजीज़ थी, तो काफ़ी मात्रा में अगले वर्ष भी आप इस रोग को देख सकते हो। और दूसरा, हमको यदि हम सीड ले रहे हैं, सर्टिफाइड सीड ही लें, और सीड ट्रीटमेंट ज़रूरी होता है इस रोग की रोकथाम के लिए। तो सीड ट्रीटमेंट में कार्बेंडाजिम काफ़ी इफ़ेक्टिव फंजीसाइड माना जाता है, तो कार्बेंडाजिम से ही हम सीड ट्रीटमेंट कर दें। इसके लिए 2 ग्राम जो कार्बेंडाजिम फंजीस कवकनाशी है उसका प्रति लीटर के अनुसार उसका घोल बना ले, और फिर सीड को बुआई से पहले उसमें लगभग 3 घंटे तक हमको उन सीड को डुबो के रखना है। तो वे सीड ट्रीटमेंट करके जब हम बोएंगे तो डिजीज़ की जो सघनता है, यानी डिजीज़ की जो मात्रा है, वो हम कम कर सकते हैं। दूसरा, हम जो अर्ली स्टेज में यदि हमको कुछ इन्फेक्टेड प्लांट फील्ड में नज़र आ रहे हैं, तो ऐसे इन्फेक्टेड प्लांट को हम पहले से ही अपने खेत से जड़ सहित निकाल के उनको अलग कर दें और नष्ट कर दें। और एक ये भी कहते हैं कि जब हम नर्सरी लेते हैं, अपने नर्सरी बोते हैं, और नर्सरी में ऐसे सिम्टम्स यदि आपको दिखाई दे रहे हैं, तो नर्सरी से भी हम रोगिंग करके ऐसे इन्फेक्टेड प्लांट को निकाल कर उनको नष्ट कर दें। और जब नर्सरी आप उखाड़ रहे होते हैं, ट्रांसप्लांटिंग के लिए ले जाते हैं, तो सूखे फील्ड से नर्सरी हम ना उखाड़े, पानी भरे हुए फील्ड से ही निकालें, क्योंकि जितनी जड़ें सूखेगी तो इन्फेक्शन का रहता है कि इन्फेक्शन वहाँ पर और भी ज़्यादा चांस इन्फेक्शन के बढ़ जाते हैं, तो डिजीज़ की सघनता भी ज़्यादा बढ़ जाती है। थैंक यू वेरी मच सभी दोस्तों को, और ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है यदि आप धान की खेती कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।